आ जाओ मेरे सरो, आज फिर से करते हैं कुछ सवालों के नाक पे दम। हम क्लास 11th केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ये हमारा सेकंड वीडियो रहेगा। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउ जी ऑर्बिटल्स टू एग्जिस्ट। अच्छा, ये पूछा गया है कि सबसे छोटा वैल्यू ऑफ एन की वह सबसे छोटी वैल्यू जिसके लिए जी एग्जिस्ट करता है। तो हम जानते हैं कि किसी गिवन वैल्यू ऑफ एन के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1। मतलब वी नो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एल इक्वल्स टू 0 to n-1। अब n बराबर 1 रखेंगे पहली सेल के लिए, तो पहली सेल में कितनी सब सेल है वो पता लगाना है। तो n बराबर 1, तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 to 1-1, मतलब 0 से लेके 0 तक, दैट इज 0। तो l बराबर 0। तो ओनली एक ही ऑर्बिटल्स होगा जो होता है s ऑर्बिटल्स पहली सेल में, जिसके लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। ये आपको याद करना है। n बराबर 2 के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 0 to 2-1। तो 2-1 मतलब 1 तक, तो 0 से 1 तक, तो 0 and 1, दैट इज दो हमारे ऑर्बिटल्स होंगे। l बराबर 0 पे s ऑर्बिटल होता है और l बराबर 1 पे p ऑर्बिटल होता है, ध्यान रखना है आपने। अच्छा, n बराबर 3 के लिए, फिर वही l बराबर 0 to n-1, तो 0 से लेके 3-1 मतलब 2 तक, तो 0 1 2, तो 3 वैल्यू आई। और 0 पे जो होता है s ऑर्बिटल होता है, अभी हमने बताया था। l बराबर 1 पे p ऑर्बिटल होता है, l बराबर 2 पे d ऑर्बिटल होता है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट n बराबर 4 रखेंगे तो l की वैल्यू आएगी 0 1 2 3। तो जो ऑर्बिटल्स होंगे s p d f, l बराबर 3 के लिए एक f ऑर्बिटल्स और बढ़ गया। अब n बराबर 5 रखेंगे तो l की वैल्यू आएगी 0 to 5-1, मतलब 0 से लेके 4 तक, तो 0 1 2 3 4। तो आपको अभी बताया था मैंने, l बराबर 0 पे s, l बराबर 1 पे p, l बराबर 2 पे d, l बराबर 3 पे f, l बराबर 4 के लिए g ऑर्बिटल होगा। तो l बराबर 4 पे g ऑर्बिटल होता है। और ये l बराबर 4 कहां से शुरू हुआ, जब n 5 थी, मतलब कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जब 5th शुरू होती है, या 5th सेल से g ऑर्बिटल शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। इट्स क्लियर। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है n की, 5 है, जिसके लिए g एग्जिस्ट करता है। इट्स क्लियर। तो आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स, गिव पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, l और ml। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, इनकी वैल्यू निकालनी है हमें 3d ऑर्बिटल्स के लिए, कि 3d ऑर्बिटल के किसी भी एक ऑर्बिट में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो उसके हमें n, l और ml वैल्यू पता करनी है। ठीक, तो 3d लिखा हुआ है, तो आगे का जो नंबर 3 होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को रिप्रेजेंट करता है, तो n इक्वल्स टू 3। ओके। अच्छा, अब d के लिए अभी हमने बताया था l की वैल्यू क्या होती है, तो यहां देखेंगे ये d ऑर्बिटल शुरुआत हुई थी, तो l बराबर 2। तो l की वैल्यू जब 2 होती है तो d ऑर्बिटल होता है। देयरफॉर जब हमें 3d दिया हुआ है तो n बराबर तो 3 हो गया, l बराबर 2 हो गया। इट्स क्लियर। अब ml की, क्योंकि ऑर्बिटल्स कितने होते हैं d में, हम जानते हैं 5 होते हैं, कैसे पता लगाएंगे, तो हम जानते हैं एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ l, ml की वैल्यू होती है -l to 0 0 2 प्लस l। ml की वैल्यू -l to 0 0 2 प्लस l तक होती है। अब l बराबर 2 रखेंगे क्योंकि d ऑर्बिटल है, तो उसके लिए तो L2 होता है, तो 2 रखेंगे तो -2 to 0 0 2 प्लस 2, दैट इज -2 -1 0, 0 से +2 तक 0 +1 +2, तो कितना है 5 वैल्यू है ml की। अब इन 5 वैल्यू का मतलब 5 ऑर्बिटल्स हो गए d के अंदर। इट मींस अब ये इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स में कहीं भी रह सकता है, कि लिखा हुआ है ना कि n इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल, तो 3d में 5 ऑर्बिटल है ना, तो उन 5 में कहीं भी रह सकता है। तो l की वैल्यू ये पॉसिबिलिटी है कि ml की वैल्यू -2 -1 0 +1 और +2 हो सकती है। l 2 रहेगा फिक्स, n 3 रहेगा, ये फिक्स रहेगा क्योंकि 3d के लिए, बाकी ml की वैल्यू ये हो सकती है। इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n बराबर 3, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड ml। ठीक हो गया। आपके ऊपर बताया गया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है या थर्ड सेल है, उस सेल के लिए सब सेल l और ml ऑर्बिटल की बात पूछी गई है। तो हम जानते हैं n बराबर जब 3 होता है तो l की वैल्यू क्या होती है, वही 0 to n-1 तक। तो 3 के लिए 0 to 3-1 2 तक ये l की वैल्यू होगी, तो इसका मतलब 0, 1, 2 ये l की वैल्यू आ गई। ठीक, अब l बराबर 0 होगा
तो ml कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि एनी गिवन वैल्यू ऑफ l ml की क्या वैल्यू होती है माइनस l टू 0 0 टू प्लस l, जो अभी मैंने बताया था यहाँ पर। किसी l की किसी वैल्यू के लिए ml की वैल्यू क्या होती है माइनस l टू 0 0 टू प्लस l। अब हमारे l कितने हैं, 0 है, 1 है, 2 है, तो l जब 0 होगा तब ml की क्या वैल्यू होगी माइनस 0 टू 0 0 टू प्लस 0 दैट इज 0, तो ml की वैल्यू 0 होगी, एक ही ऑर्बिटल होगा l बराबर 0 पे। आप जानते हैं l बराबर 0 पे कौन सी सबसेल होती है s, तो s के पास एक ही तो ऑर्बिटल होता है। l बराबर 1 पे, l बराबर 1 पे क्या आएगा ml की वैल्यू माइनस 1 टू 0 0 टू प्लस 1 दैट इज माइनस 1 0 एंड प्लस 1, तो 3 ऑर्बिटल्स आ गए। l बराबर 2 पे ml की क्या वैल्यू होगी माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस l टू 0 0 टू प्लस l, देयरफॉर माइनस 2 टू 0 0 टू प्लस 2, अब माइनस 2 टू 0 इसका माइनस 2 माइनस 1 0 एंड 0 टू प्लस 2 में 0 1 एंड 2, तो टोटल 5 हो गए जो अभी पहले बताया था। तो ये l बराबर 2 के लिए आ गया। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ द क्वांटम नंबर फॉर 3D ऑर्बिटल्स। 3D ऑर्बिटल्स के लिए हमें क्वांटम नंबर पता करनी है, और जाहिर सी बात है 3 है तो 3D में जो 3 शब्द है, सॉरी जाहिर सी बात जो 3D है उसमें जो 3 है वो n बराबर 3 को रिप्रेजेंट करता है, तो n तो हो गया 3, और d के लिए भी मैंने बताया था l की क्या वैल्यू होती है 2, l बराबर 2 फॉर d ऑर्बिटल, तो n और l तो पता लग गए। अब आई बात ml की, ml के लिए क्या फॉर्मूला होता है ml माइनस l टू 0 0 टू प्लस l। अब यहाँ पे d है तो d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो वहां 2 रख दो, तो माइनस 2 टू 0 0 टू प्लस 2 दैट इज माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2, जो मैंने अभी बताया था। इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स पॉसिबल 1p 2s 2p 3f। अब ये पता करना है कि कौन से ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं। चलिए पहले 1p के लिए चलते हैं, तो n बराबर क्या है 1, जब n बराबर 1 होता है तो l की क्या वैल्यू होती है 0 टू n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 मतलब 0 तक, तो l बराबर 0, और जब l बराबर 0 होती है तो सब सेल को हम कहते हैं s सब सेल, तो सो 1s एग्जिस्ट करेगी 1p तो नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब आओ 2s और 2p को चेक कर लेते हैं, तो हम जानते हैं इनके आगे जब n बराबर 2 होगा तो l की क्या वैल्यू होगी 0 टू 2 माइनस 1, तो 0 से लेके 1 तक, तो n बराबर 2 के लिए l की वैल्यू 0 टू 1 दैट इज l बराबर 0 पे कौन सी होगी s सब सेल, l बराबर 1 पे p सब सेल, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे s और p तो है लेकिन किसकी है सेकंड सेल की, इसलिए बोलेंगे 2s 2p। इट्स क्लियर, तो 2s 2p तो एग्जिस्ट करते हैं, ये और ये तो टिक हो गए। अब आओ 3f एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो n बराबर कितना है 3, l की क्या वैल्यू आई 0 टू 3 माइनस 1 0 से लेके 2 तक, तो 0 1 2 आई ना। अब l बराबर 0 पे s, l बराबर 1 पे p और l बराबर 2 पे तो होती है d। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि तीसरी सेल की है तो 3s 3p 3d, क्या इसमें 3f आया नहीं आया, देयरफॉर 3f नॉट पॉसिबल। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एसपीडी नोटेशन डिस्क्राइब्स द ऑर्बिटल विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हमें दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये किस सेल का s या p या d सब सेल है। ओके चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, n बराबर 1 और l बराबर 0। आपको पता है l बराबर जब 0 होता है तो सब सेल s होती है, तो हमने यहाँ पे इसको s लिखा, और जो n की वैल्यू होती है उसको हम उसके आगे लिख देते हैं, तो 1s। तो हमारा जो आंसर आया n बराबर 1 और l बराबर 0 के लिए वो 1s ऑर्बिटल है। ओके, दूसरा है n बराबर 3 l बराबर 1। तो सबसे पहले l बराबर 1 पे पता करते हैं कौन सी सब सेल होती है। तो हमने आपको पहले बताया है l बराबर 1 पे p सब सेल होती है, और n बराबर 3 जो वैल्यू है इस 3 को आप p के आगे रख देंगे, तो दिस इज द थर्ड सेल की p सब सेल 3p से जिसे डिनोट किया जाएगा। सिमिलरली l बराबर 2 पे d सब सेल होगी, और n इसका 4 है तो 4 आगे लगा दें, 4d को रिप्रेजेंट करता है। l बराबर 3 के लिए हमने पहले बताया आपको l बराबर 3 पे f सब सेल होती है, और आगे 4 लगा देंगे तो 4f। ओके, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल। हमें क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं n, l और ml और ms की वैल्यू। अब हमें बताना है कि क्या ये पॉसिबल एड्रेस है किसी इलेक्ट्रॉन का। चलिए समझते हैं।
एन बराबर 0, एल बराबर 0, एम एल बराबर 0, एम एस हाफ, ये चारों क्वांटम नंबर दे रखे हैं। अब इन चारों क्वांटम नंबर में हमें चेक करना है कि क्या ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। एन बराबर, एन की जो वैल्यू होती है हमें पता है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी। ओके, तो इट मीन्स ये वाला एड्रेस गलत है। जब पहला ही क्वांटम नंबर गलत आ गया तो दैट इज ये पूरा का पूरा एड्रेस ही गलत है। क्यों गलत है ये भी लिखना पड़ेगा, तो ये लिखेंगे कि एन बराबर 0 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। दूसरा है एन बराबर 1, वेरी नाइस, ये तो एग्जिस्ट करता है, एन बराबर 1। अब एन बराबर 1 के लिए एल की क्या क्या वैल्यू होती है, तो आपको याद होगा किसी गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल की वैल्यू 0 टू एन माइनस 1 होती है। अब एल की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक, ऐसे हमें पता करना है सही है नहीं है, तो पहले आप यहाँ एन की वैल्यू को देखेंगे, 1 है ना, इस एन की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो एल की क्या वैल्यू आएगी 0 से 1 माइनस 1 मतलब 0 तक, इट मीन्स एल की वैल्यू 0 आएगी। तो एन बराबर 1 पे एल की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे रखने पे 0 आ रही है, इट मीन्स ये एग्जिस्ट करेगा। अब एम एल की वैल्यू को देखते हैं। आप जानते हैं एम एल की वैल्यू क्या होती है, माइनस एल टू 0 और 0 टू प्लस एल होती है। तो एम एल की वैल्यू पहले ये 0 चेक करनी है, तो उससे पहले जो एल की वैल्यू है उसको यहाँ रखेंगे। तो एम एल की क्या वैल्यू आएगी, माइनस 0 टू 0, 0 टू प्लस 0, इट मीन्स 0 आएगी। तो दैट इज एम एल बराबर 0 एग्जिस्ट करता है, ठीक। और हमें ये भी याद होना चाहिए कि जो स्पिनिंग होती है या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी इलेक्ट्रॉन की, तो इस ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पिनिंग माइनस हाफ दे रखी है, तो देयरफॉर इट विल बी एग्जिस्ट, क्योंकि प्लस हाफ या माइनस हाफ में से कोई एक होनी ही चाहिए, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो बी वाला क्वांटम नंबर्स का सेट दिया गया है ये पॉसिबल सेट है। क्लियर? चलिए आप तीसरे एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। सी जो है उसमें एन बराबर 1 दे रखा है, तो 1 तो लाई करेगा, 1 2 3 4 5 में 1 तो आता ही है, तो एन तो एग्जिस्ट करेगा, एन एग्जिस्ट करेगा। अब एल की वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसे अभी भूल जाइए। आप एन की 1 वैल्यू पर एल की क्या वैल्यू आ सकती है, फॉर्मूला रखें 0 टू 1 माइनस 1, एन 1 है ना, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 मतलब 0, 0 से लेके 0 तक, इट मीन 0, तो एल की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ एल की वैल्यू 1 दी गई है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एल की वैल्यू मैक्सिमम 0 आ सकती है, दिस इज नॉट एग्जिस्ट। तो जब कोई एक क्वांटम नंबर अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, इट मीन्स वो पूरा का पूरा सेट भी एग्जिस्ट नहीं करता है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल सेट। ये वाला पॉसिबल था, ठीक। अच्छा नेक्स्ट, एन बराबर 2, एल बराबर 2, एम एल बराबर 0, एम एस बराबर माइनस हाफ। एन बराबर 2 तो हमें पता है ये नेचुरल नंबर में आ गया, 1 2 3 4 5, ये एन की वैल्यू हो सकती है। अब एल की वैल्यू 2 हो सकती है नहीं, इसके लिए हम एन की इस गिवन वैल्यू 2 के लिए चेक करेंगे एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 टू 2 माइनस 1, 2 है ना एन की वैल्यू, तो 0 से 2 माइनस 1 मतलब 0 से 1 तक, तो 0,1 हो सकती है। तो दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है एल की, 0 एंड 1, बट यहाँ एल की वैल्यू 2 दे रखी है जो उस सेट में नहीं आ रहा है, मतलब 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। जब कोई एक पॉसिबल नहीं होता है तो पूरा का पूरा सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अब आइए एन बराबर 3, एल बराबर 3, फिर वही कहानी। एन बराबर 3 के लिए एल की क्या वैल्यू होगी, 0 टू 3 माइनस 1, मतलब 0 से लेके 2 तक, 0 1 2, जबकि एल की वैल्यू तो 3 दे रखी है, देयरफॉर ये सेट भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एल की वैल्यू 3 एग्जिस्ट नहीं करेगी। किसके लिए, एन बराबर 3 के लिए। ओके, नेक्स्ट एन बराबर 3 के लिए एल की वैल्यू फिर चेक करते हैं, तो वो तो आपको पता है 0 टू 3 माइनस 1, 0 से लेके 2 तक, 0 1 2, तो 1 आ रहा है उसमें, देयरफॉर एल बराबर 1 एग्जिस्ट करेगा एन बराबर 3 के लिए, ठीक। अब एम एल की वैल्यू चेक करते हैं। एम एल की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला बताया था माइनस एल टू 0, 0 टू प्लस एल, तो एल की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, एम एल की चेक करनी तो उससे पहले वाले क्वांटम नंबर की वैल्यू रखेंगे। एल की वैल्यू रखो -1 टू 0, 0 टू +1, तो -1 0 और +1 3 आई है, तो एम एल बराबर 0 उसमें आता है, देयरफॉर ये एग्जिस्ट करेगा। और आल्सो आपको पता है प्लस हाफ या माइनस हाफ किस कोई एक ही स्पिनिंग होगी, तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा सेट पॉसिबल सेट है। इट्स क्लियर, तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट,
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ये जो n बराबर 4 और ms बराबर -12 दे रखा है, ये दो क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं। इन क्वांटम नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये पूछा गया है। तो समझने वाली बात है, जब n बराबर 4 है, मतलब जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दे रखी होती है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये आपको फॉर्मूला याद करना है, 2n²। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2n²। तो n की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना हो गया, 2 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आया 32। इट्स क्लियर। तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये अगर हम पहले का सवाल बताएं तो पहले का आंसर है, ध्यान रखना है। 32 टोटल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैंने आपसे कहा था 32 टोटल इलेक्ट्रॉनों में आधे प्लस हाफ स्पिनिंग करेंगे तो आधे माइनस हाफ स्पिनिंग। इट मींस हाफ ऑफ 32 spin have spin minus half, therefore टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे जो n बराबर 4 और ms बराबर -12 से रिलेटेड होंगे। ओके, और ms बराबर प्लस हाफ से रिलेटेड कितने होंगे, वो भी 16 होंगे। n बराबर 4 ms बराबर प्लस हाफ से रिलेटेड, सॉरी n बराबर 4 ms प्लस हाफ से रिलेटेड 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 प्लस हाफ के 16 माइनस हाफ के टोटल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an element with mass number 81 contain 31.7% more neutrons as compared to proton। एक कोई एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है, ओके, जिसके पास 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। तो अब क्या करेंगे इस केस में, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो मास होता है सारा वो न्यूक्लियस में कंसीडर किया जाता है, मतलब कि जो सारा का सारा मास होता है वो एटम का, वो न्यूक्लियस में माना जाता है। देयरफॉर जो न्यूक्लियस है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो मास नंबर होता है वो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, अब मास नंबर 81 दे रखा, हमने 81 लिख लिया। प्रोटॉन मान लेते हैं कि हमारे पास p नंबर के प्रोटॉन है, टोटल p प्रोटॉन है। अब जो न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि वो p के 31.7% ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, p का 31.7% ये निकाला, उसमें फिर p जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया। अब इसको जब ऐड करेंगे तो p प्लस p 2p हो जाएगा, और इधर 100 से 31.7 को डिवाइड करेंगे 0.317 p आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2.317 p आया, और इस 0.317 को हम 32 भी लिख सकते हैं पॉइंट के बाद, तो इसको हमने 2.32 लिख देंगे। नाउ फिर p निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2.32 से 81 को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 34.91, दैट इज 35। और हमें पता होना चाहिए कि 35 जो एटॉमिक नंबर है वो किसका होता है, ब्रोमीन का होता है। तो 35 Br81 ये वो एटम है जिसके बारे में यहाँ बताया गया है, तो असाइन कर लिया हमने उस एटम का सिंबल। इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स which orbital will experience the larger effective nuclear charge। ओके, तो आपको ये समझना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे सबसे ज्यादा लगेगा, जो न्यूक्लियस के पास में होगा। ओके, तो 2s और 3s में 2s पहले आती है, फिर 3s आती है, देयरफॉर 2s सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। 4d एंड 4f में हमें ये पता होना चाहिए कि पहले s फिर p फिर d फिर f आती है, देयरफॉर 4d ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा विद रिस्पेक्ट टू 4f, तो 4d आंसर हुआ। ऐसे 3d और 3p में 3p आंसर होगा। इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। अब हमें पहले तो ये पता करना है कि इन क्वांटम नंबर से रिलेटेड ऑर्बिटल कौन से हैं। तो जब L बराबर 2 होती है, हमें पता है D सबसेल होती है, हमने पहले भी बताया था, फिर से बता रहे हैं। L बराबर 0 पे S, L बराबर 1 पे P, L बराबर 2 पे D, L बराबर 3 पे F ऑर्बिटल होती है। ओके, तो L बराबर 2 पे D हुई, और नंबर ऑफ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 है, तो 4 को आगे लिख देंगे, तो 4D के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी L बराबर 2 है तो D, आगे 3 लगा है 3D। ऐसे यहाँ पे 4 और L बराबर 1 है तो P आ गया, तो 4P। L बराबर 2 पे फिर से D आया, 3D आया। N बराबर 3 पे 3, L बराबर 1 पे P आया तो 3P आ गया। L बराबर 1 पे P और N 4 है तो 4P आ गया। तो हमने इन्हें असाइन कर लिया, समझ में आ रहा होगा। अब एक तो तरीका सिंपल ये है कि आपको अहुभाव का टेबल याद होना चाहिए। तो अहुभाव कहते हैं पहले कौन भरा जाता है, 1s, फिर कौन भरा जाता है 2s, 2p,
3s, 3p, 4s। तो ये एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी के पैटर्न में लिखा जाता है। तो सबसे पहले वाली की लोअर एनर्जी होगी, देन हायर, देन हायर, देन हायर। ओके, तो ऐसे अगर ये याद है तब भी आप इजीली आंसर कर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ आंसर करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे आगे जो वैल्यू है 3d, 3d, 3p। तो 3p, 3d, 3d में सबसे पहले 3p भरा जाएगा। ओके, तो 3p वाला कौन सा हुआ, 5th नंबर का, तो ये सबसे लोअर एनर्जी का आएगा। देन आफ्टर 3p के आता है 4s का, लेकिन 4s तो है नहीं यहाँ पर। 4s के बाद आता है 3d का, आउबाउ रूल के अकॉर्डिंग। तो 3p आ गया हमारे पास, फिर ये 3d और ये 3d, ये दोनों एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 2 ये दोनों एनर्जी में इक्वल होंगे, लेकिन दोनों की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, 5th से ज्यादा होगी। ओके, अच्छा, अब हमारे पास 3p हो गया, 3d हो गया, ये 3d हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है 4s, सॉरी 4s के बाद 3d, देन 4p आता है। तो 4p ये है, 4p ये है। अब ये दोनों ही 4p है, दोनों ही एक जैसे हैं, तो दोनों की एनर्जी सेम होगी। तो 3rd एंड 6th वाले एक साथ। ओके, अच्छा, अब ये सब हो गए। तो हमारे पास बचा क्या, 4d वाला। 4d वाला लास्ट में आएगा, तो सबसे हायर एनर्जी का हो गया 4d। एक तरीका तो ये था, जो आपने अबाउट का जो टेबल है वो याद की होगी, तो उसको आंसर हम इजीली दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जो अबाउट टेबल बनी होती है वो n+l रूल पे बनी होती है, जिसका n+l वैल्यू कम होगा वो पहले भरा जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे n+l वैल्यू किसका कम है, उसको सबसे पहले भरेंगे। तो दैट इज वो लोअर एनर्जी का होगा। तो n+l वैल्यू यहाँ पर 4 दिखाई दे रही है, जो सबसे कम है। तो 4 से रिलेटेड हमारे पास 5th वाला हो गया, जो लोअर एनर्जी का है। इट्स क्लियर, पहले वो भरा जाता है जो लोअर एनर्जी का है। तो ये कट हो गया हमारा। देन उसका देखेंगे 5, 5, 5, 5। तो चारों के चार ये लास्ट के ये इनका n+l वैल्यू 5 है। अब इन 5 में जब सेम होता है n+l वैल्यू, तब एक रूल और होता है, जिसका n वैल्यू कम होगा वो पहले भरा जाएगा, मतलब वो लोअर एनर्जी का। तो अब इन चारों में हमें देखना है n वैल्यू किसका कम है। तो n वैल्यू इसका 3 है, इसका भी 3 है। बाकी ये तो हमारा हो गया था पहली। तो अब हम इन दोनों में से देखेंगे, तो दोनों चूंकि 3D वाले हैं, दोनों सेम एनर्जी के होंगे, तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे। तो कौन कौन सा है, 2nd एंड 4th। देखिए 4th और 2nd इक्वल एनर्जी के, बट ये 5 से ज्यादा एनर्जी के। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अभी n+l 5, 5 वाले दो और रह गए, 4p, 4p। तो मैंने आपसे कहा था 4p, 4p सेम एनर्जी के, लेकिन वो 3D से के बाद भरे जाएंगे, क्योंकि इनका n वैल्यू ज्यादा है ना। तो 5, 4, 4 है ना दोनों का n वैल्यू। तो अब आया हमारे पास 3 एंड 6। तो देखिए 3 एंड 6 वाले आगे, इट्स क्लियर। और लास्ट में 6, जिसका n+l वैल्यू है, ये तो हायर एनर्जी का हो गया, ये तो सबसे लास्ट चला जाएगा। तो कौन है वो, पहला वाला। इट्स क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी सब सेल्स आर एसोसिएटेड विद n = 4। तो या तो आप पूरा एक लॉन्ग तरीका ये है कि n की वैल्यू आपको पता है, उसके लिए l की वैल्यू निकालते हैं 0 to n-1। तो ये फॉर्मूला सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं आप पहले का, कि l की वैल्यू क्या है, 0 to n-1। अब n 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेके 3 तक। 4 - 1 क्या है, 3। तो 0, 1, 2, 3। तो l की वैल्यू 0 पे s सब सेल, 1 पे p, 2 पे d और 3 के लिए f आ गया। तो हमारे पास टोटल कितने सब सेल्स आए, 4 सब सेल्स आए। ओके, तो जब n = 4 होगा, तब हमारे पास सब सेल्स कितने होंगे, 4। ओके, 4s, 4p, 4d, 4f से उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेजेंट इन द सब सेल्स हैविंग ms वैल्यू -½ फॉर n = 4। वो कह रहा है कि n = 4 में टोटल इलेक्ट्रॉन बताइए जिनकी स्पिनिंग -½ है। तो आपको मैंने एक तरीका पहले भी बताया था, शायद पहले जैसा ही सवाल आ रहा है, कि जब n की कोई वैल्यू दे रखी है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो कितना आएगा, 2 × 4 का स्क्वायर, तो 2 × 16 = 32 आ गया। अब 32 टोटल इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से आधे पॉजिटिव स्पिनिंग वाले होंगे, +½ स्पिनिंग वाले, और आधे -½ स्पिनिंग। देयरफॉर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनकी ms वैल्यू कितनी है, -½ है। ऐसे टोटल इलेक्ट्रॉन इज 16। ओके, तो आंसर हुआ 16। तो 16 आंसर आएगा, ये ध्यान रखना है। टोटल इलेक्ट्रॉन तो 32 है,
लेकिन ms माइनस हाफ जिनकी वो इलेक्ट्रॉन पूछे गए थे, तो ms मतलब स्पिनिंग जिनकी माइनस हाफ है वो आधे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने होंगे 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट ए द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ and B threshold frequency. If the metal is irradiated with a wavelength 500 nanometer, calculate kinetic energy and velocity of ejected electron also. तो चलिए पहला पार्ट पढ़ते हैं। दे रखा है सीजियम एटम का वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को हम W नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई लोग E नॉट से भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो W नॉट हमें दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वर्क फंक्शन। अब 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में चेंज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 के साथ, तो जूल आ जाएगा। अब वर्क फंक्शन आल्सो वी नो h न्यू नॉट होता है। ओके, तो यहां जहां h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकंड होती है। अब न्यू नॉट यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो पूछा गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, बी पार्ट जो पूछा गया, तो यहाँ हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे न्यू नॉट इक्वल टू W नॉट अपॉन H से। W नॉट आपको दे ही रखा है 1.9 इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये जूल में चेंज कर दिया। H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। डिवाइड कर देंगे तो आंसर आया 4.59 इंटू 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स, जिसे आप हर्ट्ज भी कहते हैं, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई, तो पहला आंसर तो हमारा आ गया। फिर से बता रहा हूं, वर्क फंक्शन होता है W नॉट और वर्क फंक्शन इक्वल टू होता है H न्यू नॉट, जहां H प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इससे हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल ली। ओके, अब जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, तो अब हम निकालेंगे क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो ए पार्ट में पूछा गया है। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्डा होता है। ऐसी न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन लैम्डा नॉट, जहां C जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो हमेशा फिक्स रहती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो C तो फिक्स है, लैम्डा नॉट निकालना है, न्यू नॉट अभी आपने निकाल लिया था 4.59 इंटू 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन न्यू नॉट, क्योंकि लैम्डा नॉट निकालना है तो न्यू नॉट को इधर भेज दिया। तो अब 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड को हमने 4.59 इंटू 10 की पावर 14 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर हमारे पास आया 0.654 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। अब इसे नैनोमीटर में चेंज करना, क्योंकि आंसर नैनोमीटर में दिया है। तो हम जानते हैं 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं, 1 मीटर में। तो 10 की पावर 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस 6 आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि 9 और माइनस 6 जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि 6 माइनस का है तो 3 आएगा, तो 10 की पावर 3 आएगा, और 10 की पावर 3 का मतलब 1000 है, 1000 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.654 के साथ, तो 654 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा। इट्स क्लियर। चलिए, ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया। थर्ड है इफ द मेटल इज इरेडिएटेड विद अ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, मतलब मेटल की सरफेस में 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को स्ट्राइक किया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मेटल। तो स्ट्राइकिंग फोटोन की जो एनर्जी होती है उसे हम H न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आइंस्टीन और प्लांक का एक कॉम्बिनेशन फॉर्मूला था कि स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी इक्वल टू होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी को हम H न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को W नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे वर्क फंक्शन भी कहते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी। H न्यू को हम, क्योंकि न्यू तो नहीं दे रखा, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, स्ट्राइकिंग फोटोन की वेवलेंथ दे रखी, तो न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा होता है, जहां लैम्डा वेवलेंथ होती है, तो हमने उसको इस चीज में चेंज कर दिया। W नॉट आपको दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आपने जूल में चेंज करके यहाँ लिख दिया, प्लस 90 एनर्जी। अब यहाँ H की वैल्यू रख दी 6.626 इंटू 10 की पावर 34 जूल सेकंड, C होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और लैम्डा हमारी वेवलेंथ थी 500 नैनोमीटर, जिसको आपने 10 की पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर दिया। ये हमारा ये चीज आ गया, और ये हमारा इसको हमने ही उतार दिया एज इट इज, प्लस काइनेटिक एनर्जी। देन उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर लाएंगे 3.98 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इधर आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.04 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इसको इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके, तो 3.98 इंटू 10 की पावर माइनस 19 माइनस 3.04 इंटू 10 की पावर माइनस 19 करेंगे, तो आंसर आया 9.36 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ओके, वो हमारे पार्ट है। अब वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पूछा गया। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी 9.36 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। आल्सो फॉर्मूला वही नो 1/2 mv² हमने रख दिया। तो
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, m को हटाएंगे, 2 को 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में m डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। देन v स्क्वायर था तो अब v निकालेंगे तो अनरूट कर देंगे उस दूसरी तरफ, ओके। तो जो वैल्यू आई हमारे पास 4.53 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की स्पीड, ओके। If the velocity of the electron in Bohr's first orbit is 2.19 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा, क्या बताया गया है कि एक बोर के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, पूछा गया इसकी वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली ने एक बात बताई थी कि जब भी कोई मास पार्टिकल मोशन में होता है तो उसकी अपनी एक वेवलेंथ होती है, और उस वेवलेंथ की वैल्यू होती है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, जहां m मास ऑफ दैट पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, ओके। h प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो जिसकी वैल्यू 6.626 into 10 की पावर -34 जूल सेकंड रख दिया। मास ऑफ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉन का मास हुआ 9.1 into 10 की पावर -31 kg, एंड वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन आल्सो गिवन 2.19 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। देन आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.33243 into 10 की पावर -9 मीटर। अब आंसर पिकोमीटर में दिया, हम जानते हैं 1 मीटर में 10 की पावर 12 पिकोमीटर होते हैं, 10 की पावर 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -9 एंड 12 की पावर 12 आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चूंकि 9 माइनस का है तो 12 में से माइनस का 9 दैट इज 3 बचा, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, दैट इज 1000, और 1000 से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 332.43 पिकोमीटर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। If the speed can be measured with accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. Okay, तो अनसर्टेनिटी हमें पोजीशन में कैलकुलेट करनी है। We know from the uncertainty principle del x into del p greater than equals to h upon 4 pi, ये होता है फॉर्मूला। अब del p को हम चेंज कर देंगे, कैसे, del p इक्वल्स टू m इंटू del v, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी अनसर्टेन हो सकती है, देयरफॉर del p becomes m into del v, इसको हम यहाँ रख देंगे del p की जगह, और m मास को हम डिवाइड में ले आएंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, del x into del v इक्वल्स टू h अपॉन 4 pi m, ओके। अब हमें निकालना क्या है, हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के लिए निकालनी है, मतलब del x हमें निकालना है। अच्छा, दिया क्या गया है, मास ऑफ बॉल 40 ग्राम दे रखा है, m हमारे पास दिया है 40 ग्राम, और स्पीड 45 मीटर पर सेकंड दे रखी है। कह रहा है कि स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%। इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है बॉल की 45 मीटर पर सेकंड नहीं, इससे 2% ऊपर या 2% नीचे हो सकती है, ओके। तो दैट इज हमारे पास कितनी अनसर्टेनिटी है, 2% ऑफ 45, ओके। तो डेल वी इक्वल टू 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, जिसकी वैल्यू आई 0.9 मीटर पर सेकेंड, ओके। बस अब इसको आपने यहाँ फॉर्मूले में रख देना है डेल वी को, और यहाँ डेल वी को उठा के यहाँ ले जाएंगे, तो देखिए आप फॉर्मूला हो जाएगा डेल एक्स इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m डेल वी की वैल्यू 0.9 जो भी निकाली, m मास है, मास 40 ग्राम दे रखा है, चूंकि हमारे पास जो वैल्यू होती है मीटर पर सेकेंड में दे रखी है किसकी, डेल वी की, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए, तो मास भी केजी में आना चाहिए, तो इसलिए मास को 40 ग्राम को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और एच की जो वैल्यू होती है 6.626 into 10 के बाद -34 जूल इंटू सेकंड, वो खुद एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम में है, तो सारी वैल्यू हमने एमके सिस्टम में रख दी। अब डिवाइड करके जो वैल्यू आई 1.46 into 10 के बाद -33 मीटर, ओके। दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अब हम नए चैप्टर का लेके आएंगे, ओके। तो थैंक यू।